तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। डिक्टेशन का अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके और आप उसमें सुधार कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास 100 शब्द प्रति मिनट गति का अंतिम डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे डिक्टेशन का वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए ज़रा भी यह वीडियो उपयोगी हो, आपको आगे बढ़ने में सहायता कर रही हो, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मेरा यह वीडियो बिल्कुल फ्री है और आगे भी फ्री रहेगा, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी फ्री में कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपका भी कुछ नुकसान ना हो सब्सक्राइब करने में। तो पुनः आग्रह आप सभी से कि आप मेरे चैनल को कुछ नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो देखने के बाद इसे ऐसे ही ना छोड़ें, सब्सक्राइब करके छोड़ें, ठीक। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति का अंतिम डिक्टेशन, पेज नंबर 226 से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं नए शिक्षा मंत्री महोदय जी का स्वागत करते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस सदन में पेश की गई मांगों का समर्थन करना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि विचारणीय विषय है कि हम लोग अभी तक भी शिक्षा की कोई एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में असफल रहे हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा केंद्रीय सरकार का विषय नहीं है, यह राज्य सरकार का विषय है। यह ठीक है कि शिक्षा राज्य का विषय है, लेकिन संविधान की दूसरी धाराओं के अनुसार शिक्षा के बारे में केंद्र की भी जिम्मेदारी होती है। फिर भी यह पहली बार है, चाहे यह नए शिक्षा मंत्री के कारण हो, चाहे भारत सरकार की शिक्षा नीति के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हो, हम यह पाते हैं कि जो वार्षिक विवरण इस वर्ष के लिए शिक्षा का पेश किया गया है, उसमें केंद्रीय सरकार ने शिक्षा के प्रति और शिक्षा से संबंधित हिंदी भाषा और भारत की दूसरी भाषाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को खुले तौर से स्वीकार किया है। इसलिए सरकार की नीति में, दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुआ है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं और उसके लिए शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पैरा, आमतौर पर हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि मुगल काल में हमारा देश सबसे धनी था, लेकिन पश्चिमी देशों के मुकाबले उस वक्त भी बहुत पीछे था। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण यह है कि उस समय के शासक देश को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहते थे, फिर भी पश्चिमी देशों की तरह उन्होंने शिक्षा के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई थी।
पश्चिमी देशों ने काफी पहले विज्ञान को अपनाया, लेकिन हम इस 21वीं सदी में अपनी शिक्षा नीति को बदल भी नहीं सके हैं। आज भी जब वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करते हैं तो उसमें शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसे की व्यवस्था करना वे जरूरी नहीं समझते। मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि बड़े दुख की बात है कि कई राज्य सरकारें बीते कुछ वर्षों में शिक्षा पर अपने बजट का जो प्रतिशत खर्च करती आई है उसमें उन्होंने कटौती की है। ऐसी हालत में संविधान में सरकार पर शिक्षा के लिए और लोगों को शिक्षित करने की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको सरकार कैसे पूरा कर सकेगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। कोई भी ऐसा प्रगतिशील देश नहीं है जहां हमारे देश की तरह शिक्षा को सबसे पीछे रखा जाता है और उस पर इतना कम खर्च किया जाता है। पैरा सभापति महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो मैं विभिन्न प्रदेश सरकारों ने आज तक शिक्षा पर जो खर्च किया है उसके आंकड़े इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं केवल एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मुझे अपनी बात कहने के लिए थोड़ा समय और दिया जाए, जिससे शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर बजट की राशि में आवश्यकता अनुसार प्रावधान कर राज्यों को आवंटित कर शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं, पेज नंबर 227। चलिए रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन श्रीमान, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी समुचित ध्यान देना होगा। महोदय, जहाँ तक जनसंख्या की बात है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में और जनसंख्या के बारे में चर्चा चल रही थी तो हमारे मित्र ने आलोचना करते हुए लिखा था कि हमारे सामने आज समस्या यह नहीं है। पैरा, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता। इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। मैं यह चाहता हूं कि हम इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई
हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्य पुस्तकें न बन जाएं, तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा, तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। इस तरह तो मैं यह समझता हूँ कि कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता, इसलिए एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्य पुस्तकें तैयार करें या उनका अनुवाद करें। विज्ञान की शिक्षा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। समाज शास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्य पुस्तकें बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फॉर्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं। विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान की शिक्षा पर देने वाले हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए इसी के साथ हमारा यह दीपक प्रकाशन का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम अपने नए डिक्टेशन की ओर जाएंगे। नए डिक्टेशन में जाने से पहले आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे डिक्टेशन को सुन रहे हैं, तो इसे देखकर मत छोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा और डिक्टेशन दे सकूं और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, स्टेनोग्राफर बन सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं रामधारी गुप्ता के नए डिक्टेशन के साथ। चलिए ठीक है, आज इतना। अपने आने वाली क्लास में जो हम डिक्टेशन शुरू कर रहे हैं, रामधारी गुप्ता के जो डिक्टेशन है, तो उसके जो शब्द हैं, अगर उसकी आपको आउटलाइन चाहिए, जिस तरीके से मैं बताता हूँ, मेरी जो आउटलाइन है जो मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर वो आउटलाइन आप लोग को समझ आ रही है, तो मैं उस डिक्टेशन के जो आउटलाइन है, उसकी जो रेखाएं हैं शब्दों की, वो मैं आप लोग को बता के दे सकता हूँ। ठीक है, पर इसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, कि बताना है कि नहीं बताना है, या फिर आप अपने आउटलाइन का प्रयोग करेंगे, मैं सिर्फ आपको डिक्टेशन दिया करूँगा। ठीक है, आप अपनी आउटलाइन से बनाइए, समझिए और उसको पढ़िए। और अगर आपको मेरी आउटलाइन समझ आ रही है ना, और आप चाहते हैं कि मैं उसके शब्दों को आपको बताऊं, जैसे भी मैं अपने डिक्टेशन में अभी तक बताते आया हूं, अगर आपको चाहिए कि मैं उस जो डिक्टेशन दे रहा हूं रामधारी गुप्ता के, उसकी भी आउटलाइन अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर आप हमें उस डिक्टेशन की आउटलाइन बताइए, तो मैं आपको बताऊँगा।
नहीं तो आप अपने आउटलाइन का प्रयोग करके डिक्टेशन की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, चलिए ठीक।